और लिव इन पार्टनर ने यदि अपने इंटीमेट संबंधों के बारे में वर्णन किया तो क्या एथिक्स कमेटी को अधिकार है उसके ऊपर सवाल पूछने का, जबकि वो बेडरूम में किससे बात करती है, कैसी रहती है, किसके साथ रहती है, ये उसका व्यक्तिगत मामला है। दर्शन हीरानंदानी के लॉगिन से, आईपी एड्रेस से यदि पार्लियामेंट में कोई चीज लॉगिन होती है और वो देश के लिए, सुरक्षा के लिए हानिकारक है, फिर दर्शन हीरानंदानी को तुरंत अरेस्ट करके प्रोड्यूस कर लेना चाहिए। लेकिन जब अडानी को आप देश का विकास का द्योतक मानते हो, अडानी खुद भगवान का अवतार हो गया इस देश में, जिसका पैसा पकड़ा गया, वो बोलता है कि मुझे महादेव ऐप वालों ने किसी बघेल को देने के लिए बोला था, तुरंत वो बघेल मुख्यमंत्री हो जाता है। जो अडानी जी का पेमेंट गया 3 गुना ज्यादा कोयले के रेट का, वो मनी लॉन्ड्रिंग है। यहाँ तो अडानी जी सामने है, बिल सामने है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात है जो 3000 करोड़ रुपए मांग रही है। यहाँ तो क्लियर कट केस है, इसमें तो ईडी को जाके सिर्फ नोटिस दे के अडानी जी को जेल डालना है। हम इजराइल के साथ खड़े होते हैं और इजराइल अपना पोर्ट का ऑपरेशन अडानी को दे देता है। बांग्लादेश में हम एक एग्रीमेंट साइन करते हैं और पावर प्रोजेक्ट बांग्लादेश का अडानी जी को जाता है। ये मोदी जी के अलग अलग चेहरे हैं, तो अडानी जी और मोदी जी को मैं अलग कर ही नहीं सकता। इसलिए जब तक मोदी जी दिल्ली में सत्ता में है, हम आप कितना भी चिल्ला दे, सर्वोच्च न्यायालय कुछ भी कर दे, कई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ जाए, अडानी जी का कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति के खास कार्यक्रम वीकेंड विथ वानखेड़े में। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वक्त आपका अच्छा जाए, आपके लिए भी, देश के लिए भी और देश नीति के लिए भी। फिर लौटते हैं आज के मुद्दे पर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरह से लोकतांत्रिक ढांचे को एक तरह से ख़त्म करने की, तहस नहस करने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है। चर्चा महुआ मैत्रा पर करेंगे कि क्या महुआ मैत्रा की सांसदी जा सकती है, क्या उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, चुप कराने की कोशिश हो रही है, क्या उनके लिए कोई साजिश रची जा रही है। सवाल तमाम विपक्षी नेता पर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उस पर भी होगी, बात उस पर भी करेंगे। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि 5 राज्य में चुनावी रैली में किस तरह से मोदी जी फिर एक बार राम मंदिर का जो है मुद्दा लेकर आ गए, और वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से मैंने राम मंदिर बनाया उसी तरह से मैं 4 करोड़ जनता के लिए घर भी बनाया। इसे लेकर के सोशल मीडिया पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर एक बार मौजूद हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी। स्वागत है सर, और हैप्पी दिवाली। सभी दर्शकों को देश नीति के दिवाली की शुभकामनाएं। आने वाला साल नया साल, क्योंकि हिंदुओं में नया साल दिवाली से शुरू होता है, आपका समृद्धि, सुख, शांति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आए, इसलिए मैं पूरी देश नीति की टीम की तरफ से, मेरे तरफ से भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अयोध्या में हो या फिर बनारस में हो या फिर महाकाल उज्जैन में हो, लाखों दिए जलेंगे दिवाली के दिन। मेरी आशा है कि गरीब की झोपड़े में भी कम से कम एक दिया, दीपक जरूर जलना चाहिए, और इसीलिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। मुझे लगता है यही सही मायने में दिवाली होगी। फिर से एक बार शुभकामनाएं, और आपके सवाल का इंतजार कर रहा हूँ जी। अब सवाल की ओर लौटते हैं कि अडानी मामले में जिस तरह से या जिन लोगों ने सवाल उठाया उन पर हम देख रहे हैं कि किस तरह की कार्रवाई हो रही है। पहले राहुल गांधी, फिर संजय सिंह, और सबसे ज्यादा मुखर होकर इन्हीं लोगों ने सवाल उठाया, और फिर महुआ मैत्रा के मामले में आपको क्या लगता है कि क्या कुछ हुआ होगा या वाकई उन्हें फंसाया जा रहा है? एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आती है और उनकी सांसदी जाने की बात हो रही है, आपको क्या लगता है इस पर? इस पूरे महुआ मैत्रा केस के मुझे लगता है 2 पहलू है। एक पहलू यह है कि महुआ मैत्रा का एक पर्सनल लाइफ है, व्यक्तिगत जिंदगी है। उसमें वो किसी के साथ दोस्ती थी, वो टूट गई, झगड़े हो गए, झगड़े इस लेवल के हो गए कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट्स होती है, कुत्ते को पोजीशन को लेके झगड़े होते हैं, बाद में मामला सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन जो पुरुष जिसका ईगो हर्ट हुआ, जय आनंद सर्वोच्च न्यायालय की वकील हैं, उन्होंने सीबीआई को एक चिट्ठी लिखी। सीबीआई के पास सैकड़ों चिट्ठियां जाती हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के कांड जो देश के लिए वाकई जरूरी थे, सीबीआई को चिट्ठी लिखी, लेकिन सीबीआई ने अभी तक उनका कॉग्निजेंस नहीं लिया, क्योंकि सीबीआई के पास काम बहुत है, ऐसा सीबीआई कहती है। जय आनंद
का पत्र सीबीआई को जाता है। सीबीआई उसका क्या कॉग्निजेंस लेता है किसी को पता नहीं, सीबीआई की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं। लेकिन जय आनंद वो पत्र दुबे को देता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी के। दुबे जी उस पत्र के सहारे आरोप लगाते हुए स्पीकर को चिट्ठी लिखते हैं कि एथिक्स कमेटी में मामला जाना चाहिए, क्योंकि ये कैश फॉर क्वेरी, पैसा लेने के एवज में सवाल पूछे गए। हमारे बिरला साहब बहुत प्रॉम्प्ट है, और इतने प्रॉम्प्ट है कि उन्होंने जैसे ही पत्र लिया, भाई रक्षक है लोकतंत्र के, उन्होंने तुरंत एथिक्स कमेटी के पास दिया। एथिक्स कमेटी उससे भी ज्यादा प्रॉम्प्ट है, उन्होंने जैसे ही पत्र आया तुरंत दुबे जी को और जय आनंद को समन्स किया। इन्होंने वही बोला जो चिट्ठी में लिखा था, और पहली बार एक शब्द कॉइन हुआ, ओरल प्रूफ। मेरा जितना नॉलेज है कानून का या जितना भाषा का सामान्य ज्ञान है, ओरल स्टेटमेंट होता है, प्रूफ नहीं होता। एविडेंसेस कागजों के साथ आते हैं, वीडियो सीरीज फोटोग्राफ कुछ तो होनी चाहिए। उनने मौखिक बोल दिया, उस मौखिक आधार पे इन्होंने महुआ मोइत्रा को बुला लिया। महुआ मोइत्रा के और एथिक्स कमेटी के बीच में ऑल ऑफ अ सडन दर्शन अडानी का एक एफिडेविट आता है, जो किसी लेटर पैड पे नहीं, नीचे सिर्फ दर्शन अडानी लिखा है। 12 पॉइंट का वो एफिडेविट है, और एफिडेविट ये कहता है कि महुआ मोइत्रा का मैंने दोस्ती की, क्योंकि मुझे लगा कि विरोधी पार्टियों के नेताओं से उससे अच्छे संबंध है, तो जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं मुझे फायदा होगा। फिर हमारी दोस्ती होती गई, वो मुझे खर्चा करने के लिए बोलती गई, मैंने उनके ट्रैवल पे खर्चा किया, इंटरनेशनल नेशनल, उनके होटल बुकिंग पे, उनके घर के रिनोवेशन पे, मैं उनको गिफ्ट देता था। मैं महुआ मोइत्रा कोई गिफ्ट मांगेगी, कोई भी लड़की किसी को गिफ्ट नहीं मांगती जब तक उसका वो कोई प्रियकर नहीं हो, और दर्शन प्रियकर था नहीं, दर्शन एक कारपोरेट दोस्त था। तो मैं जानता हूँ कि दर्शन ने दिए होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनने मांगे, और मुझे कई बार ऐसा लगा कि अब ये ज़रूरत से ज़्यादा मुझ पर हावी हो रही है, क्योंकि महुआ मोइत्रा का डोमिनेटिंग नेचर है। एक पैराग्राफ जो है बड़ा हास्यास्पद है, उसमें वो कहता है कि महुआ मोइत्रा बहुत एम्बिशियस है, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम करना था। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम करने के लिए वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आदमी को बदनाम करना चाहती थी, तो उसने वो आदमी चूज किया नरेंद्र मोदी जी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का कैरेक्टर इतना पाक साफ है कि उसे वो बदनाम नहीं कर पाई। तो फिर नरेंद्र मोदी के जो मित्र है अडानी जी, उनको बदनाम करके, मोदी जी को बदनाम करके वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना ख्याति प्राप्त करना चाहती थी, ऐसा वो एफिडेविट कहता है, जो बहुत ही लचर और हास्यास्पद है। क्या मोदी जी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आने के पहले या राजनीतिक कैनवस में आने के पहले इस देश में कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग नहीं हुए? और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग हुए, क्या उनको किसी की बदनामी करके ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाना था? कुल मिला के एक जगह वो कहता है कि मैंने अडानी जी के खिलाफ कुछ सवाल डाले, जिसका एक्सेस मेरे पास था, कंप्यूटर लॉगिन का। महुआ मोइत्रा ने कहा कि हाँ मैंने दिया था दर्शन को। महुआ मोइत्रा को जब बुलाया गया, तो जो एफिडेविट है जय आनंद का, वो कहता है कि रात को मैंने कई बार इसको दर्शन से बात करते हुए देखा गया। एथिक्स कमेटी को वही अधिकार है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ का एक्शन लेने का जिसमें पार्लियामेंट्री चीजें वायलेंट होती होगी। एथिक्स कमेटी ने पूरे कंप्लेंट से जय अडानी, आदर्श के साथ तुम्हारे क्या संबंध है, हीरानंदानी के साथ तुमने कितना पैसा लिया, ये सवाल कैसे पूछे, ये सारा साइड को रखते हुए आप रात को किस किस से बात करती है ये पूछ रहे थे। किसी भी महिला को जब ऐसे व्यक्तिगत संबंध पूछे जाएंगे तो वो अपना वस्त्रहरण समझ जाएगी, और उसके बाद वो वॉकआउट किया। उसके साथ 5 विरोधी पार्टियों के सदस्यों ने भी वॉकआउट किया। उन्होंने कहा कि ये एथिक्स नहीं है। आप पूछिए, क्योंकि आपका वायलेशन क्या हुआ? वायलेशन कैश फॉर क्वेरी का यदि आरोप है तो आपने कितने सवाल डाले, इन सवालों के लिए आपने क्या क्या फेवर लिया, ये पूछना चाहिए। रात को आप किससे बात करती है? वो कह रहे थे कि एफिडेविट में लिखा है, वो जय आनंद का लेटर था, पत्र था सीबीआई को लिखा हुआ, वो उसका शायद लिव इन पार्टनर था, शायद, पता नहीं। और लिव इन पार्टनर ने यदि अपने इंटीमेट संबंधों के बारे में वर्णन किया तो क्या एथिक्स कमेटी को अधिकार है उसके ऊपर सवाल पूछने का, जबकि वो बेडरूम में किससे बात करती है, कैसी रहती है, किसके साथ रहती है, ये उसका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन नहीं, क्योंकि
इनको उसे इरिटेट करना था। वो चाहते थे कि वो वॉकआउट हो जाए और वो वॉकआउट हो गई। उसके बाद एथिक्स कमेटी ने 479 पेज की रिपोर्ट बनी। एक दो सवाल पूछे, वो वॉकआउट करके 11 मिनट के अंदर बाहर आ गई। अंदर झड़प हो गई। जो लोग सत्ता पक्ष के वो कहते कि उसने टेबल पे बजाया, उसने बदतमीजी की। अब इस 11 मिनट के बदतमीजी पे, टेबल बजाने पे इतना कुछ निकल आया कि 479 पेज की रिपोर्ट बनती है। क्या ये रिपोर्ट पहले से तय थी? गृह मंत्रालय से उन्होंने इंफॉर्मेशन मंगाई। गृह मंत्रालय ने बताया कि इतनी बार वो चली गई है, विदेश चली गई है और इसका वो विदेशी ट्रैवल है। आईटी मिनिस्ट्री ने कहा कि 47 बार इसका अकाउंट, जो पार्लियामेंट का अकाउंट है, 47 बार दुबई से एक आईपी एड्रेस से ऑपरेट हुआ है। अब वो कौन सा है? दर्शन अडानी का हो। क्या इन्होंने ये देखा कि महुआ मोइत्रा दर्शन के ऑफिस में बैठ के यदि अपने हाथ से अपना अकाउंट ऑपरेट करती होगी तो उसमें उस पर ऑपरेट कैसा लगता है? यदि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं और मैं देश नीति के ऑफिस में आया हूं और मुझे एक अच्छा सवाल मिलता है और मैंने लॉगिन करके आपके आईपी एड्रेस से लॉगिन करके यदि मैंने सवाल डाला, मैं मानता हूं कि चलो आप मान लीजिए कि दर्शन कहता है कि मैंने सवाल डाले, दर्शन की बात मान लीजिए, तो आपको उसमें ये कहते हैं जो रिपोर्ट है कि कैश ली इसने, इसके कोई प्रूफ नहीं है। ना दर्शन हीरानंदानी कहता है कि मैंने कैश दिए, ना जय आनंद कहता है कि इसने कैश ली। लेकिन आपने अभी कहा ना कि महुआ मोइत्रा ने इस बात को स्वीकारा है। मैंने कहा महुआ मोइत्रा ने, इसलिए मैंने कहा इसके दो पहलू है। महुआ मोइत्रा ने यदि अपना लॉगिन आईडी दिया तो ये ग्रॉस वायलेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एथिक्स है, उस पर एक्शन होनी चाहिए। लेकिन उस पर एक्शन यदि हो जाती है तो पार्लियामेंट को यह भी देखना चाहिए कि 700 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से एक महुआ मोइत्रा के बॉयफ्रेंड ने यदि बताया तो पता पड़ा। बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या ऐसे ही लॉगिन करवाते हैं किसी को सवाल देके? क्योंकि कारपोरेट सेक्टर लॉबिंग करता है, सवाल पूछता है, नई बात नहीं है। ये देश आजाद हो गया तब से चलता आ रहा है। तो यहां पे अडानी जैसा तो मामला नहीं है कि शेल कंपनियां का बाप कौन है ये पता नहीं पड़ रहा है इनको। यहां तो दर्शन हीरानंदानी खुद कह रहा है कि मैंने किए हैं। तो दर्शन हीरानंदानी के लॉगिन से, आईपी एड्रेस से यदि पार्लियामेंट में कोई चीज लॉगिन होती है और वो देश के लिए, सुरक्षा के लिए हानिकारक है, फिर दर्शन हीरानंदानी को तुरंत अरेस्ट करके प्रोड्यूस कर लेना चाहिए। इस पूरे केस में एक की फैक्टर है दर्शन हीरानंदानी। उसका एक एफिडेविट जिसका ना लेटर पैड है ना जिसके नीचे मात्र एक सिग्नेचर है, उसकी सिग्नेचर वेरीफाई किसने की? क्या दर्शन हीरानंदानी को एथिक्स कमेटी ने बुलाना नहीं चाहिए था? एथिक्स कमेटी ने इसका टर्मिनेशन सजेस्ट किया है। साथ में एथिक्स कमेटी कहती है कि इसको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। यदि इसके इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो फिर इसका सस्पेंशन होना चाहिए। वैसा भी पार्लियामेंट का एक आखिरी सेशन है, ये 4 दिसंबर को जो चालू होगा। उसके बाद हमें मार्च में नई सरकार मिलेगी, उसके बाद नया ये होगा। तो इसको एक सेशन अटेंड करने से आप सस्पेंड भी करते तो कम से कम एथिक्स कमेटी में कोई एथिक्स दिखते। लेकिन जब अडानी को आप देश का विकास का द्योतक मानते हो, अडानी खुद भगवान का अवतार हो गया इस देश में, क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री देश में लोग अवतार मानने लगे इनको भगवान का। विष्णु का 10वां अवतार, 11वां अवतार, जो भी कहो। ऐसे में अडानी जी के खिलाफ कुछ भी बोलने से देशद्रोह हो जाता है। अडानी जी के खिलाफ कुछ भी बोलने से, आप एक छोटी सी बात करो कि आपको तुरंत एक आदमी आता है, वो बोलता है कि मैंने 5 करोड़ पकड़ा जाता है छत्तीसगढ़ में। 5 करोड़ किस कार से पकड़ा गया? जिस कार से पकड़ा गया वो कार भाजपा के एमएलए के भाई की है। लेकिन
जिसका पैसा पकड़ा गया वो बोलता है कि मुझे महादेव ऐप वालों ने किसी बघेल को देने के लिए बोला था। तुरंत वो बघेल मुख्यमंत्री हो जाता है। प्रधानमंत्री रैली में बघेल और 500 करोड़ रुपए दिए, ये बखान करते हैं। मतलब कोई इसकी प्योरिटी नहीं, लेकिन राजनीति इतनी ओछी हो गई है कि आप कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अडानी का एक मामला, दो मामले ऐसे हैं। एक मामला जो डीआरआई ने लेटर लिखा था सेबी को कि अडानी ने यूएई से कुछ इक्विपमेंट खरीदे पावर प्रोजेक्ट के, उसमें 1500 करोड़ रुपए का बिलिंग एक्स्ट्रा किया, और बिलिंग है। ये 1500 करोड़ रुपए यूएई में गए, यूएई से ये मॉरिशस गए और मॉरिशस से वापस कंपनी में आए। मॉरिशस जो कंपनी थी वो विनोद अडानी की थी। ये ट्रेल जब पूरा दिया उसके बाद सेबी चुप है। और लेटेस्ट अभी का ताजा मामला, गुजरात सरकार को अडानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। उसमें एक क्लॉज है कि यदि कोयले के रेट बढ़ गए तो अडानी जी एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे गुजरात गवर्नमेंट से। उसका नाम है एनर्जी चार्जेस। एक कोल का बेस प्राइस तय हुआ, इस प्राइस के ऊपर यदि चले जाए रेट्स तो वो एक्स्ट्रा पैसा गुजरात गवर्नमेंट देगी पावर प्रोड्यूसर को, ये एग्रीमेंट है। लेकिन रेट ऊपर नीचे होंगे, कैसा तय करेंगे? तब एक इंटरनेशनल एजेंसी के रेट को फाइनल माना गया कि ये इंटरनेशनल एजेंसी है, इसके रेट हम फाइनल मानेंगे, और यदि इसके रेट से ऊपर आपने कोयला खरीदा, मतलब इसके रेट का फ्लक्चुएशन हम मानेंगे कि वाकई ये रेट है, ये फाइनल है। गुजरात गवर्नमेंट से 9,000 करोड़ रुपए अडानी जी ने एक साल में एनर्जी चार्जेस लिए। सर्वोच्च न्यायालय ने एक कमेटी बनाई हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद। गुजरात गवर्नमेंट के कई अधिकारी डर गए, उनको लगा ये सर्वोच्च न्यायालय का मामला अपने तक आ गया तो फंस जाएंगे। उनने उस एनर्जी चार्जेस का थोड़ा ऑडिट किया। तब उन्होंने देखा कि अडानी जी ने जो कोल इंपोर्ट किया वो दुगने तिगने रेट पे किया, जबकि मार्केट में रेट बहुत कम थे। मार्केट में जो रेट थे उसके 3 गुना लिया। बिलिंग सिंगापुर, यूएई और ताइवान के कंपनी से हुई, शिपमेंट इंडोनेशिया से आया। तो ये तब गुजरात गवर्नमेंट ने कहा कि आपने हमसे 3,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लिए, वो वापस करिए। यदि ये 3,000 करोड़ रुपए गुजरात की गवर्नमेंट अडानी को वापस मांगती है पूरा ऑडिट करने के बाद, इसका मतलब अडानी जी ने 3,000 करोड़ रुपए गुजरात से ज्यादा लिए। लेकिन अडानी जी ने ये इसलिए 3,000 करोड़ रुपए वापस देना पड़ता है कि अडानी जी ने तिगने रेट में कोल खरीदा। तो यूएई, सिंगापुर और ताइवान को जो बिलिंग हुआ, जो अडानी जी का पेमेंट गया 3 गुना ज्यादा कोयले के रेट का, वो मनी लॉन्ड्रिंग है। यहां तो अडानी जी सामने है, बिल सामने है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात है जो 3,000 करोड़ रुपए मांग रही है। यहां तो क्लियर कट केस है, इसमें तो ईडी को जाके सिर्फ नोटिस दे के अडानी जी को जेल डालना है और पूछना है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा कहां गया। लेकिन ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मोदी जी के खिलाफ है, सवाल पूछते हैं। बाकी जगह ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की एंट्री बैन है। हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अडानी का मामला है और शायद ही कुछ आगे बढ़ रहा होगा ये मामला। उसके बावजूद भी तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स बेखौफ होकर सरकार, इतने बड़े आरोप लगने के बाद भी सरकार बेखौफ होकर अडानी को देती हुई नजर आ रही है। मैं दर्शकों को एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ और आपको भी, कि भूटान के जब किंग 2 दिन पहले भारत पहुंचते हैं, उनसे मोदी जी की मुलाकात होती है और उसके बाद मुलाकात होती है अडानी के साथ। उसके बाद डील फाइनल होता है क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक कनेक्शन लाइन भूटान और भारत के बीच, और ये पूरा का पूरा डील जो है अडानी को जाता है। सुप्रीम कोर्ट में केस है, तमाम तरह के आरोप लगते हैं कि मोदी आगे आगे, अडानी पीछे पीछे। उसके बावजूद भी सारे सरकारी जितने भी हम कहें कि प्रोजेक्ट्स है या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स है, वो हमेशा क्यों अडानी के पास जा रहा है अभी भी, इसके बाद भी, इतने आरोप लगने के बाद भी? क्या देश में और कोई उद्योगपति नहीं है? देखिए, बार बार ये जो कहा जाता है कि 2 गुजराती सरकार देश चला रहे हैं और 2 गुजराती को देश बेचा जा रहा है, तो उसमें अडानी जी का राइज ऑफ अडानी यदि आप देखेंगे तो ये नरेंद्र मोदी जी के साथ ही हुआ है। आपने एक तस्वीर देखी, मैं संयोग से शायद मेरे उसमें से डिलीट हो गई, ऐसी ही तस्वीर आपको फ्रांस के
प्रेसिडेंट के साथ, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के साथ, नेतन्याहू के साथ। श्रीलंका में तो केस बना, श्रीलंका में तो वहाँ बाकायदा ये बोला गया स्टैंडिंग कमेटी में, वहाँ पे जो इंक्वायरी हुई कि मोदी जी के कहने पे ही हमने पावर प्रोजेक्ट अडानी जी को दिया। मामला ये है कि प्राइवेट कंपनी को जब प्रोजेक्ट दिया जाता है तो टेंडरिंग होना चाहिए, ये बिना टेंडरिंग का दिया। श्रीलंकन गवर्नमेंट में एक रूल है, यदि कोई पड़ोसी देश या अपना मित्र देश डायरेक्ट इन्वॉल्व है, डायरेक्ट वो इन्वेस्ट करता है तो उसमें टेंडरिंग नहीं होती। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने यह तय किया कि अडानी जी को हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माने। श्रीलंका ने रिकॉर्ड पे तय किया और प्रयास करने का एक प्रयास चल रहा है कि अडानी जी को ही हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माने तो टेंडर की जरूरत नहीं है और ये प्रोजेक्ट अपन इसको लीगल माने। ये श्रीलंकन गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड पे बोला। इजरायली गवर्नमेंट, फ्रांस की गवर्नमेंट, बांग्लादेश की गवर्नमेंट, भूटान की गवर्नमेंट, अमेरिका की गवर्नमेंट ये रिकॉर्ड पे नहीं मानती, लेकिन वो अडानी जी को इंडिया ही समझती है। हाल ही में श्रीलंका का पोर्ट में अमेरिकन गवर्नमेंट ने तय कर लिया कि वो अडानी जी के यहाँ फाइनेंस करेंगे, क्योंकि अब तक अमेरिका और भारत का ट्रेड बैलेंस भारत के फेवर में था। हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका में ज़्यादा था और अमेरिका से इंपोर्ट हम कम कर रहे थे। अब ये उल्टा हो गया, अब अमेरिका से हमको इंपोर्ट बढ़ गया। हम अमेरिका से कभी भी युद्ध के सामान के लिए, शस्त्र अस्त्र के लिए कभी अमेरिका पे डिपेंड नहीं रहे हैं। हम रशिया के लॉबी से रहे हैं, हम फ्रांस से रहे हैं, हम जर्मनी पे रहे हैं, हमने वियतनाम से तक कुछ चीज़ें खरीदी, लेकिन अब थोक में अमेरिका से हम खरीद रहे हैं। उसके एवज में, जैसा राफेल के एवज में लोग कहते हैं कि अनिल अंबानी जिन्होंने खिलौने का प्लेन भी नहीं बनाया था, उसको राफेल ने अपना पार्टनर बना लिया देश में, वैसा ही क्या ये उसके एवज में ये नहीं है? सवाल ये है। सब लोगों को मालूम है, विदेश के जो बड़े डिग्निटरीज आते हैं, कि मोदी जी से मिलना एक फॉर्मेलिटी है, काम की बात अडानी जी से करनी है। इसलिए अडानी जी को लगातार, और ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कैसा हो जाता है कि हम अमेरिका से शस्त्र खरीदते और अमेरिका एकदम फाइनेंस दे देता है। हम इजराइल के साथ खड़े होते हैं और इजराइल अपना पोर्ट का ऑपरेशन अडानी को दे देता है। बांग्लादेश में हम एक एग्रीमेंट साइन करते हैं और पावर प्रोजेक्ट बांग्लादेश का अडानी जी को जाता है। ये है क्या? ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये बार बार जो चीजें होती है ये इस बात को रेखांकित करती है कि ये पैकेज डील है। किस चीज का डील है? इलेक्टोरल बॉन्ड? इलेक्टोरल बॉन्ड का नहीं, ये तो डील है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं कई बार कह चुका हूं कि भगवान विष्णु ने गीता में कहा था, जब अर्जुन ने कहा कि आप, मतलब अर्जुन को जब अपनी पहचान बता रहे थे तो वो कह रहे थे कि मैं पेड़ों में पीपल हूँ, मैं जंगली जानवरों में मैं सिंह हूँ, इंसानों में मैं अर्जुन हूँ। वो ऐसे अपनी व्याख्या पूरे पृथ्वी के विभिन्न सेक्टर्स में कर रहे थे। तो वर्तमान में जो बीजेपी के लोग हैं वो साक्षात अवतार मानते हैं भगवान विष्णु का मोदी जी को। तो मोदी जी क्या है? एजेंसियों में वो ईडी है, विरोधी पार्टियों में वो बीएसपी है, उद्योगों में वो अडानी है। ये मोदी जी के अलग अलग चेहरे हैं। तो अडानी जी और मोदी जी को मैं अलग कर ही नहीं सकता। इसलिए जब तक मोदी जी दिल्ली में सत्ता में हैं, हम आप कितना भी चिल्ला दे, सर्वोच्च न्यायालय कुछ भी कर दे, कई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ जाए, अडानी जी का कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री खुद को नुकसान कभी नहीं पहुंचाएगा। क्या इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा, किसको करोगे आप? सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी अपॉइंट की थी उसमें अडानी के लोग निकले। ईडी ने तो और महान काम किया। ईडी ने पूरे हिंडनबर्ग रिपोर्ट में से, या जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्टों ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में से वो तो चीजों को हाथ ही नहीं लगाया। शेल कंपनी, बाहर का इन्वेस्टमेंट, ये वो,
उन्होंने कहा कि ये शॉर्ट सेलर है हिंडनबर्ग। तो इसका रिपोर्ट आने के बाद इंडिया में किन किन ब्रोकर ने कमाया शेयर मार्केट में, क्या उसका हिंडनबर्ग से कोई संबंध तो नहीं? चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का ये राजनीतिक विश्लेषण आपको कैसा लगा? वीकेंड विद वानखेड़े का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ आप जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं आपको फिर से एक बार, और आप हमें आशीर्वाद कीजिए, देशनीति को आशीर्वाद कीजिए कि हम यूं ही बेबाक होकर और निडर होकर, निष्पक्ष होकर आप तक सच्ची खबरें पहुंचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।